इंडियस 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, ये सिमिलर है AS9 और AS7 की जो हमने CA इंटर में पढ़ा था। ठीक है, इसके सिमिलर आया हमारा इंडियस 115। ठीक, इंडियस 109 और 107 में हम पढ़ते थे टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग रेवेन्यू एंड अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड, जो कि हमें बताता था इंडियस 7। नाउ इंडियस 115 ये हमें बताता, ये बना आफ्टर डिलीटिंग इंडियस 11 एंड इंडियस 18। इंडियस 11 जो था वो सिमिलर टू AS7 था और इंडियस 18 जो है वो सिमिलर टू AS9 था, जो कि रेवेन्यू से डील करता था। ओके, सपोज हमारे पास क्वेश्चन आया कि मैंने 10,000 रुपये का माल ख़रीदा किसी से और ये मुझे अभी सप्लाई करना है। मैं एक सप्लायर हूँ, मुझे किसी को 10,000 मैंने रिसीव की और मुझे किसी को माल अभी भी सप्लाई करना है, तो उसकी मैं एंट्री क्या करूँगी? बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 मुझे आ गए, टू क्रेडिटर मुझे उसे 10,000 देने, या फिर टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर। लेकिन इंडियस 115 जो इसकी लैंग्वेज यूज़ करता है वो है कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। हम इसे एज अ कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी हम यूज़ करेंगे वाइल पासिंग दी एंट्री। स्कोप ऑफ इंडियस 109, इंडियस 109 का जो स्कोप था उसमें से उसने बाहर कर रखा था कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स को और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को, यानी कि उसने इंडियस 115 को बाहर कर रखा था। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे 115 नॉट अप्लाई नहीं होता। ये क्रेडिटर है तो मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी, लेकिन इस पे 109 अप्लाई नहीं होता, इस पे क्या अप्लाई होता है? इंडियस 115 अप्लाई होता है। लेट्स सी वन और ए ने सप्लाई करे गुड्स 40,000 की टू बी लिमिटेड को। गुड्स की डेट थी 1 मई को उन्होंने सप्लाई करी, उसकी ड्यू डेट थी 1 जून, एक्चुअल पेमेंट जो रिसीव हुई उसे 1 जुलाई को, और जो उसने इनवॉइस थी वो थी 15 मई को। तो वो एंट्री कब रिकॉर्ड करेगा? वो एंट्री रिकॉर्ड करेगा 1 मई को, जब उसने उसे गुड्स सप्लाई करी, क्योंकि उसके यहाँ से गुड्स तो जा चुके हैं, चाहे उसका बिल नहीं बना हो, तो वो एंट्री डालेगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए वो 2 कंडीशन चेक करेगा। वो चेक करेगा कि क्या उसका PCC टेस्ट पास हो रहा है और या गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफ़र हो गए। तो हमारे केस में गुड्स सर्विस ट्रांसफ़र कर दिए। PCC टेस्ट क्या होता है? PCC टेस्ट होता है प्रोबेबिलिटी टू कलेक्ट कंसिडरेशन, उसके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे पैसा मिल ही जाएगा। तो अगर ये हाई होती है तो हम मान लेते हैं कि ये पास हो गया। अगर इस केस में हमारा क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान लेंगे कि ये पास है और एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। फिर 15 मई को जिस दिन उसे इनवॉइस मिली या हमने इनवॉइस दी तो वो उस दिन हमारा डेटर बन गया। फिर हम डेटर रिकॉग्नाइज करेंगे उसे एज पर इंडियस 109 एंट्री डालेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स। ये हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एसेट बनाया था क्योंकि हमने उसे बिल नहीं दिया था। अभी हमारा ये अनबिल्ड रेवेन्यू, अब यहाँ पे ये हमारा बिल्ड रेवेन्यू हो गया। हमने उसे इनवॉइस भेज दिया 1 जून जो हमारी ड्यू डेट थी, उस नो एंट्री, क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर चुके हैं, गुड्स प्रोवाइड कर चुके हैं। एक्चुअल पेमेंट हमें जिसे रिसीव हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी जो थी वो ख़त्म हो गई। जेड लिमिटेड ने सेल करी 10 लाख की और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे उसकी सेल रिटर्न हो जाएगी कितने की? 50,000 की। तो क्या वो सेल रिटर्न की एंट्री जो वो एक्सेप्ट कर रहा है उसे रिकॉग्नाइज करेगा? यस होता। अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो नहीं करता, लेकिन हम इंडियस पढ़ रहे हैं तो वो रिकॉग्नाइज करेगा। एंट्री होगी रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी फॉर सेल रिटर्न। पैरा 4 इंडियस 115 का वो स्पेसिफाई करता है, वो कहता है कि इंडियस 115 में वो हमें बताता है अकाउंटिंग फॉर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग में बताता है इंडियस 115 एज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मीन्स एज अ शॉर्टकट एंटिटीज़ जो है वो अप्लाई करती हैं। जैसे पोर्टफोलियो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का हो, उस पर भी इंडियस 115 अप्लाई होता है। नाउ सी स्कोप ऑफ इंडियस 115। इंडियस 115 अप्लाई नहीं होता 116 पे, 104 पे, 109 पे, 110, 103, 27, 28 कंसोलिडेशन पे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे, लीजेस पे और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई नहीं होता इंडियस 115। और कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है जो कि सिमिलर
नेचर सिमिलर कैरेक्टर के हैं, जिसमें हमारा कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता, हमारी इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट नहीं होती, उस पर भी 115 अप्लाई नहीं होता। अगर हमारी इंटेंट टू अर्न प्रॉफिट होती है, उसमें हमारा कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं उसे और इंडियन 115 अप्लाई हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो हमारे पार्शियली इन स्कोप भी हो सकते हैं, पार्शियली आउट ऑफ स्कोप भी हो सकते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्प्लिट करेंगे और जो हमारा इन स्कोप है उसका रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करेंगे। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इंडिया 115 में रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, इसमें रेवेन्यू का मतलब क्या है, रेवेन्यू का मतलब है जो भी इनकम जो आपको अपने धंधे की एक्टिविटीज़ से आई है उसे कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होना चाहिए, वैलिड होना। कस्टमर क्या है, कस्टमर कोई भी ऐसा पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर रहा है अगेंस्ट सम कंसिडरेशन कैन बी कैश और नॉन कैश, तो वो हमारा कस्टमर होता है। इंडिया 115 डील्स विद, हमें बताता है कि रेवेन्यू हमें कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कितने अमाउंट पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उसे कैसे मेजर करना चाहिए और उसके मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ये हमें बताता है कब, इन टाइम, कितना अमाउंट और कैसे एंट्री। तो ये डील करता है हमारा इंडिया 115। इंडिया 115 में 5 स्टेप मॉडल है। ये कहता है पहले चेक करो कि क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। दूसरा, हमें इंसेप्शन पे ही चेक करना है कि हमारी बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी, सेटिस्फेक्शन बेसिस होगा, ओवर द टाइम होगा, पीआईटी होगा, क्या होगा। उसके बाद प्राइस डिटरमाइन करोगे, किस प्राइस पे हम वो रिकॉर्ड करेंगे, फिर एलोकेट करो अपने प्राइस को, देन रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल, मैंने परचेज़ किया फ़ोन, उसके साथ मुझे सर्विसेज मिली, तो उसके लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने कर लिया, इसमें फ़ोन भी है, फ़ोन मेरा प्रोडक्ट है और सर्विस जो मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलेगी, फ़ोन मुझे उसी वक्त मिल जाएगा। तो मैं पॉइंट इन टाइम पे रिकॉर्ड करूँगी, सिर्फ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे रिकॉर्ड करूँगी। पहले मैं क्या करूँगी, ट्रांजेक्शन प्राइस कैलकुलेट करूँगी, जो कि क्या होता है, फेयर वैल्यू ही होती है। फिर हम उसे एलोकेट करेंगे और फिर अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। Now see step 1, how to apply step 1, valid contract. A contract with customer should be considered valid. एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड माना जाएगा अगर वो 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। कि क्या होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए, लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए, टाइम पे बेसिस पे या क्वांटिटी बेसिस पे होना चाहिए। उसमें कंडीशंस जो है वो क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए, किसका क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी, किसका क्या अधिकार रहेगा, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए टू अर्न प्रॉफिट, और वो क्वालिफाई करना चाहिए हमारा पीसीसी टेस्ट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग कंसिडरेशन हाई होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन टाइम बेसिस पे भी हो सकती है, यूनिट बेसिस पे भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट के पास कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, हम वर्ल्ड या डिसिमिलर, अगर सिमिलर नेचर का होगा तो कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिसिमिलर गुड्स होंगे तो कमर्शियल सब्सटेंस करेगा और हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना जाएगा। ट्रांजैक्शन प्राइस कहते हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस शुड बी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड। एग्जाम्पल 1 है, कॉन्ट्रैक्ट किया ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से कि वो सप्लाई करेगा 1000 यूनिट 20 रुपये ईच फॉर नेक्स्ट 6 महीने, अगले 6 महीने वो सप्लाई करेगा। और बी क्या करेगा, पेमेंट करेगा आफ्टर 30 डेज। देखते हैं क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर सप्लाई 10,000 यूनिट्स एट द रेट 20 और पेमेंट होगी आफ्टर 30 डेज। ये लीगली इन्फोर्सेबल है, ड्यूरेशन बेस्ड है, ये हम अज्यूम कर लें क्वेश्चन सेटिस्फाई है। क्लियरली राइट एंड ऑब्लिगेशन स्पेसिफाई है, यस। कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट है और प्रोबेबिलिटी फॉर कलेक्शन पास होती है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और क्या सेल की एंट्री आज ही डलेगी, नहीं, सेल की एंट्री जो हमारी डलेगी वो हमारी एसओटी बेसिस पर या पीआईटी बेसिस पर, जो भी वो कंडीशन सेटिस्फाई करे उस हिसाब से सेल की एंट्री डलेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का है तो ये हमारे एसओटी बेसिस पर डलेगी, ना कि पॉइंट इन टाइम बेसिस पर। जब जैसे जैसे प्रोडक्ट सप्लाई करते रहेंगे वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। लेट्स सी एग्जाम्पल 2 कहता है, कॉन्ट्रैक्ट किया हमने सी लिमिटेड के साथ टू सर्विस मशीन अगेंस्ट विच कंसिडरेशन इज नॉट एक्सेप्ट, कि वो हमारी मशीन की सर्विस प्रोवाइड करेगी लेकिन हमसे कंसिडरेशन, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, इसमें राइट भी स्पेसिफाई नहीं है। राइट भी स्पेसिफाई है, ये हम मान सकते हैं, लीगली इन्फोर्सेबल मान सकते हैं, लेकिन इसका कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन नहीं है तो पीसीसी टेस्ट फेल होगा, पीसीसी टेस्ट फेल होगा तो नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेट्स सी एग्जाम्पल 3, ए लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया डे लिमिटेड के साथ कि वो सर्व करेगा उसे 5 मंथ में एट द रेट
10,000 पर मंथ। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो सकता है किसी भी टाइम पे, और ये इन्फोर्स होगा तभी अगर उसने 5 महीने की सर्विसेज पूरी दी होगी, तभी वो लीगली इन्फोर्सेबल होगा। तो ये एट नाउ पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ नॉट ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है और ये वैलिड भी नहीं है। जब ये अपनी सर्विसेज सेटिस्फाई कर देगा, पूरी कंप्लीट कर दे 5 महीने बाद, तभी लीगली इन्फोर्सेबल हो जाएगा और तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और क्वेश्चन 4, ए लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया ई लिमिटेड के साथ कि वो सप्लाई करेगा एक गुड्स 1 लाख के, बट ए लिमिटेड डज नॉट एक्सेप्ट टू कलेक्ट इट्स कलेक्शन इवन इट्स, क्योंकि ए लिमिटेड ने डी लिमिटेड के साथ कॉन्टैक्ट किया भाई तुम मुझे 10 लाख के गुड्स दोगे। ए लिमिटेड जो है वो मिनिस्टर की कंपनी है, अब उसके पास कंसिडरेशन तो है, लेकिन ये मतलब उससे क्या बोलता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाएगा, पीसी से फेल हो जाएगा, क्योंकि वो उससे किस सोर्स से मांगेगा, क्योंकि मिनिस्टर का बेटा भी उसका राज है, तो वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करे क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिफ्थ, कॉन्ट्रैक्ट किया ए लिमिटेड ने एफ लिमिटेड के साथ कि वो सप्लाई करे सैम्पल एवरी मंथ विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन फेल, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ए लिमिटेड ने जी लिमिटेड से कॉन्टैक्ट किया कि वो जी लिमिटेड उसके कस्टमर को गुड्स देते हैं और बदले में बाद में उसे गुड्स दे देगा। तो ये इसमें सिमिलर नेचर का गुड्स है, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ए लिमिटेड ने एच लिमिटेड से कॉन्टैक्ट किया और वो कंसिडरेशन जो है इन्फॉर्मर शेयर देगा, तो हमारा इसमें कंसिडरेशन की कंडीशन सेटिस्फाई है, पीसीसी सेटिस्फाई है, चाहे इन फॉर्म ऑफ शेयर्स हो, और ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा।